4 लड़के मिसिंग है। नमस्कार, पेश है आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। जिस मसले पर हम चर्चा करने के लिए आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, उसके बारे में मेरे दो जर्नलिस्ट जो है मुंबई से, वो ज्यादा बेहतर आपको समझा पाएंगे। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से और साथ में होंगे अनुराग द्वारी, हमारे रिपोर्टर। मेन मसला क्या है? इराक की घटनाओं के बाद मुंबई से एटीएस का अपना कामकाज उन लोगों की तरफ फोकस करना जिन पर आरोप है कि वो इराक गए, इसने एक बड़े मसले को एक अजीब सी शक्ल में तब्दील कर दिया। बहुत सारे गहरे सवाल हैं जो हम पूछेंगे। मैं एक बात जरूर आपको यहां पर दोहराना चाहूंगा कि जब 26/11 की घटना हुई थी तो बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। तमाम जर्नलिस्ट की तरह मैं भी वहां पर मौजूद था। तमाम किस्म के इन्वेस्टिगेशन सामने आए थे। उसमें एक बात ये जरूर आई थी कि इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए आपको एक किस्म के स्थानीय समर्थन की जरूरत होती है। ये कौन लोग हैं, इनको ये समर्थन कैसे मिलता है, ये बहुत बड़ा एक मसला है। इराक की स्थिति से आप सीधे तौर पर उसकी तुलना नहीं कर सकते। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद हम थोड़ा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं धीरे धीरे आपके सामने वो पहलू खोल के रखूंगा जो मुझे खासतौर पर लगते हैं बहुत गंभीर हैं इस विषय की चर्चा से जुड़े। कल्याण में साधारण परिवार के पढ़े लिखे ये 4 लड़के इराक गए थे जियारत करने, लेकिन वहां क्या कर रहे हैं ठीक ठीक कोई नहीं जानता। मुंबई में डोंगरी के जिस अजमेरी टूर्स के जरिए ये इराक गए थे, उन्होंने एनडीटीवी को बताया कि 7 दिन की यात्रा थी। 6 दिन ये लड़के सबके साथ रहे। आखिरी दिन शॉपिंग करने के बहाने अलग हुए, फिर वापस नहीं आए। मेरे डैडी उनके साथ में थे। वो ये बता रहे कि वो तो भाई पूरा दिन सातों दिन वहीं बैठे रहते थे, अपना जो कुरान वही पढ़ते रहते थे, कहाँ नहीं जाते थे लोग। अच्छा, बहुत कहीं किसी से मिलना या बीच में किसी से मिले हो या अलग, उनका व्यवहार कैसा था? एकदम नॉर्मल व्यवहार, जैसा बाकी सब लोगों का था वैसे सब जैसे। लेकिन आखिरी दिन वो अचानक गायब हो गए। हाँ, आखिरी दिन एकदम लास्ट में रात में वो चले गए, बस चारों के चारों चले गए। उनका सामान वामान सब वहीं छोड़ के सब चारों के चारों पासपोर्ट लेके गायब। साद का कहना है कि किसी राहत ट्रेवल्स के जरिए वो लड़के उनके पास आए थे। उनके पैसे भी हमें राहत ट्रेवल्स नहीं दिए। वो पैसेंजर दिया था राहत टूर ने, राहत टूर वाले ने हमारे को पेमेंट पूरा कर दिया और उसको लोग ने कर दी। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। इधर परिवार वालों का कहना है कि वो घर पर कुछ बताकर नहीं गए। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्र कह रहे हैं कि इनमें से एक लड़का घर पर खत छोड़कर गया था, लेकिन पिता का कहना है ये खत झूठा है। उन्होंने ऐसी कोई भी चिट्ठी पुलिस को नहीं दी। इस बीच मामले की जांच कर रही एटीएस की माने तो 27 मई को ही उन्होंने चारों के घर से इनके लैपटॉप और पेन ड्राइव जब्त कर लिया था। और अभी तक की जांच में पता चला है कि चारों इराक में करबला में ग्रुप से अलग होने के बाद टैक्सी लेकर मोसुल गए। एटीएस को उस टैक्सी ड्राइवर की जानकारी मिल गई है जिसने इन चारों को मोसुल तक छोड़ा था। गायब हुए चारों लड़के पिछले 4 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इंटरनेट पर चैट के जरिए एक दूसरे से बात किया करते थे। हर एक लड़के ने जाने के लिए 59,786 रुपए कैश दिया है, लेकिन खास बात है कि पैसों के लेन देन के लिए किसी भी बैंक का इस्तेमाल नहीं किया गया। ये इंफॉर्मेशन हमने सेंट्रल एजेंसी को भी शेयर की है, वो एजेंसी भी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगी। मुंबई से सटे कल्याण से जिन लड़कों के इराक जाकर वहां आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल होने की खबर है, उसके बीच एक बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका और इस बाजार पेट पुलिस स्टेशन पर भी है, क्योंकि इराक गए ग्रुप में से कईयों के पासपोर्ट हाल फिलहाल में ही जारी हुए थे। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि क्या उनकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की गई, क्योंकि रातों रात तो कोई धार्मिक तौर पर उन्मादी नहीं बनता। हालांकि अभी तक की जांच में तकरीबन 10 लोग शक के दायरे में हैं। ये वो लोग हैं जो चारों लड़कों के संपर्क में थे। खबरों में कल्याण का इस्लामिक गाइडेंस सेंटर भी है जहां ये लड़के जाया करते हैं। हालांकि सेंटर के मोहसिन खान ने एनडीटीवी से बातचीत में ये माना कि ये सच है कि लड़के कभी कभार वहां आया करते थे। सर, ये जब तक थे उस टाइम तक आईएस थी भी नहीं।
ISIS जो है उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। हम लोग को खुद को जो अभी 15-20 दिन पहले जब से ये मीडिया में आने लगा उसके बारे में मालूम पड़ा। इसके पहले इनसे ना कुछ इसके बारे में बात होती थी, ना इनको देख के कभी ऐसा लगता था कि ये ऐसा कुछ कर सकते। अगर ऐसा कुछ होते तो जैसा आदिल ने बताया कि हम लोग उसके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लेते सर, बिकॉज वी आर अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट एंड वी स्टैंड बाय विद द इंडियन डेमोक्रेसी। और हम लोग चाहते हैं कि इंडियन डेवलपमेंट के साथ में हम हमारे लोगों को भी साथ में डेवलप किए। यानी आप लोग भी उतने ही हैरान है जितने कि बाकी सब लोग हैं कि लड़के आखिर में कैसे इस तरह के हो गए। एग्जैक्टली सर, हम लोग उससे ज्यादा हैरान। वहीं आदिल डोलारे जो पेशे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसायी हैं, उनका कहना है कि वो उन्हें इसलिए जानते थे क्योंकि वो एक ही इलाके के रहने वाले हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आज तक ATS ने उनसे पूछताछ भी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद मीडिया ने इस कदर बदनाम कर दिया कि आज उनका व्यापार खतरे में पड़ गया है। नहीं, कमाल की बात तो ये है कि मेरे को कभी लोकल पुलिस ने भी पूछताछ के लिए नहीं बोला, तो दैट्स व्हाई आई एम टोटली शॉक्ड कि ऐसा क्यों हो गया अचानक में। लाइक किसी को नाम लेना, उसको ब्लेम करना डायरेक्टली, इतना बड़ा एलिगेशन उसके ऊपर लगाना। ओके, मीडिया इज फ्री, लेकिन इट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। सवाल है इन लड़कों के मन में किसने इस कदर जहर घोला कि वो लड़ने के लिए इराक चले गए, और किसने इसके लिए रुपयों का इंतजाम किया, क्योंकि इनके अपने बैंक खातों में तो पैसे थे ही नहीं। महीनों की जांच के बाद भी ये रहस्य बरकरार है। कल्याण से अनुराग द्वारी के साथ मुंबई से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो जैसा अनुराग और सुनील सिंह की रिपोर्ट ने आपके सामने जाहिर किया, ये बहुत सारे सवाल उठाते हैं। ये पुलिस पर सवाल उठाते हैं, ये उन लोगों पर सवाल उठाते हैं जिनको आसपास का समझकर अब उनसे पूछताछ की जा रही है। ये उस सिस्टम पर सवाल उठाते हैं कि जब आप, जैसे अनुराग ने कहा कि आप पासपोर्ट जारी करते हैं तो क्या किसी के पृष्ठभूमि की आप जांच करते हैं। एकदम से इन 4 लड़कों के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाना, ये अपने आप में बड़ा अचंभित करती है और बहुत सारे सवाल पूछती है। मेरे साथ जो पैनल है, हम उससे इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन है, जो कि सीनियर फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में। मेरे साथ हिलाल अहमद साहब है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है CSDS में। इफ्तिखार खान साहब हैं, जो कि रिलेटिव हैं वहां के और पूर्व कॉरपोरेटर हैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। मेरे साथ सत्यपाल सिंह साहब हैं, उनसे बेहतर बहुत कम लोग मुंबई शहर को जानते होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे हैं सत्यपाल सिंह। हमारे रेजिडेंट एडिटर अभिषेक शर्मा होंगे मुंबई से, और अनुराग द्वारी हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, जो रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ हैं। अभिषेक, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा और अनुराग के पास आऊंगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आऊंगा। मैं भी जब इसको अखबार में पढ़ रहा हूँ, स्टोरी को, और टेलीविजन के माध्यम से फॉलो कर रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक अजीब किस्म का खुलासा है या एक बार फिर किसी सिस्टम की नाकामी। देखिए, सिस्टम की नाकामी तो बहुत हद तक नहीं कही जा सकती, क्योंकि इन जो तमाम लोग, ये जो लड़के गए हुए थे, ये वहाँ पर एक धार्मिक स्थल पर गए हुए हैं। और ऐसे बच्चे ईरान भी जाते हैं, इराक भी जाते हैं। 2 बच्चे जो ईरान से अभी लौट के आए, उनसे भी मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि हमारे इस उम्र में बहुत सारे बच्चे यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आते रहते हैं। तो इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा सिस्टम की लूप होल नहीं देखी जा सकती। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि जब ऐसे हालात दुनिया में बन रहे हों, जब क्या हमारा मुल्क इस बात से अनजान था कि क्या कुछ आईसिस कर रहा है, सऊदी की किस तरीके से वहाँ पे मदद हो रही है, किस तरीके से सीरिया में जो कुछ हो रहा था, उस बदलते हुए घटनाक्रम में जो जिस किस्म की नज़र रखी जानी चाहिए थी, वो नज़र कहीं ना कहीं चूकी है। वरना कैसे ये मुमकिन है कि आपके अभी तक 15 बच्चे आपके मुल्क के मिसिंग की कैटेगरी में हैं, आप उनको पता नहीं लगा पा रहे हैं। हम वहाँ तक तो पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक मौसूल जैसे इलाके में, जहाँ पर बहुत कुछ घट रहा है, वहाँ पर भारत के युवक वहाँ तक पहुँच चुके हैं। और बहुत सारी जगहों पर, ऐसी जगहों पर पहुँच चुके हैं जिनके बारे में शायद हम खुलासा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो और वो कहीं ना कहीं वॉर जोन में है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम इनके नाम भले ही ना बता पा रहे हों, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये अंदेशा ज़रूर है कि ये इस सिस्टम में परिजनों से लेकर सरकार तक कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हल्के में लिया गया। जो कुछ वहां चल रहा था, उन चीजों पर जिस किस्म की नजर रखी जानी चाहिए थी, वो नजर नहीं रखी गई। बाकी तो नहीं कर पाया। अब अनुराग, मैं बहुत जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा कि पुलिस, उसके बाद मैं सीधे सत्यपाल सिंह जी के पास आऊंगा। जैसे मैंने कहा कि वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, उनसे बेहतर कौन एक्सप्लेन कर सकता है। पुलिस के लिए भी इसमें क्या पकड़ पाना संभव था? ये बात बिल्कुल सही अभिषेक का कह रहा है, हम सब जानते हैं तमाम सालों से कि लोग इन जगह पर जाते हैं धार्मिक कारणों से। क्या कोई पॉसिबिलिटी थी जो पुलिस से मिस हुई यहां पर?
अनुराग। जी, जब भी मैं अभिज्ञान लगातार 2 या 3 दिनों से इन लड़कों के घरों पे जा रहा हूँ, पढ़े लिखे लड़के हैं, इनके परिवार मध्य वर्ग से आते हैं, कोई डॉक्टर है, कोई निजी कंपनी में काम करते हैं, एक बहुत ज्यादा सदमे में है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जो आज भी पता लगा कि जो लोग जियारत करने गए थे करबला में, शिया भी जाते हैं, सुन्नी भी जाते हैं, कुछ लोगों के पासपोर्ट हाल फिलहाल में ही जारी हुए थे, और जिस तरह से उनको धार्मिक रूप से उन्मादी बताया जा रहा है, अगर हुए हैं तो यहाँ तो लगाना बहुत जरूरी है, तो ये रातों रात हुआ नहीं होगा। तो ऐसे में जैसा आप पूछ रहे हैं कि लोकल पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स होती हैं वो क्या कर रही थी, क्योंकि बड़ा एक बहुत ही सघन इलाका है बाजार पेट, जहां पर कल्याण के जहां पर कुछ लड़के रहते थे, या फिर जो और दूसरे इलाके से लड़के गायब हुए हैं, तो इस बारे में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स क्या कर रही थी, ये भी अपने आप में पता करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। परिवार का एक पक्ष है, उनका ये अभी तक मानने को तैयार नहीं है, और शायद ऑन रिकॉर्ड पुलिस भी अभी तक नहीं कह रही है कि वो आईसिस में शामिल हुए हैं, लेकिन इराक गए हैं इस बारे में उन्होंने जरूर पुख्ता जानकारी दी है, क्योंकि इराक से इन बच्चों ने उनको फोन जरूर किया था कि हम इराक बगदाद में, और उसके बाद की जानकारी इनके पास भी नहीं है। विज्ञान सत्यपाल सिंह जी, मैं ये तो आपसे नहीं पूछूंगा कि चूक क्या है, लेकिन आप खुद इस मसले को कैसे रीड करेंगे? मैं थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूं। आप कुछ समय पहले ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे, और मान लीजिए ये मसला आपके सामने आता, तो आप इसको कैसे रीड करते? देखिए अभिज्ञान, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं, ये बात कोई बहुत ही, इसको हम बोलते हैं अनयूजुअल नहीं है। ठीक है, ये बात जरूर है कि पहली बार एक जगह से 4 युवक इस प्रकार से गए हैं, और जैसे खबर है, मीडिया की खबर है कि वो लोग वहां पर पहुंचे, इराक में पहुंचे हैं या आईएस के लिए काम कर रहे हैं। इस बात में तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी आगे जाकर पता करेंगी असलियत में क्या है। लेकिन कई बार पहले भी मुंबई से इस प्रकार के लोग ट्रेनिंग के लिए कई दूसरे नाम से इराक से जाकर के पाकिस्तान में जाते थे, या कई बार हैदराबाद के लोग थे, जम्मू कश्मीर के, बेंगलोर के भी 2 युवकों का इस प्रकार हुआ है। तो कई बार इस प्रकार का जाना है, और उसी के लिए हम लोग ये पुलिस में कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो ठीक से काम करें, और विशेष मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस में, लेकिन वो सब जगह नहीं, पहली बार देश में हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर एक एंटी टेररिज्म सेल है, जिसमें एक अधिकारी 4 लोग रहते हैं, जो जाकर के अपने एरिया में नजर रखते हैं कि कौन ऐसा युवक तो नहीं। लेकिन पुलिस भी ऐसा नहीं कह सकते कि पुलिस को सब बातें मालूम चल जाती है। बहुत बार लोग नौकरी के नाम पर, जियारत के नाम पर, धार्मिक जो है यात्रा के नाम पर जा सकते, बिजनेस के नाम पर जा सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर नजर रखना, ऐसे लोग अगर कहीं ऐसा हो सकता है, उनके ऊपर नजर रखना, वो भी एक पुलिस का काम है। लेकिन अभी ये बात जो सामने आई है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज की बात, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये इस प्रकार के युवक जो हैं, पढ़े लिखे युवक, अगर इस तरह की ट्रेनिंग में जाते हैं या इस प्रकार से जिहादी आइडियोलॉजी से, विचारधारा से प्रभावित होकर के काम करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? उसके लिए पुलिस और प्रशासन को, गवर्नमेंट को उसके लिए क्या करना चाहिए? ये ज्यादा मैं अब आप लोगों के पास आऊंगा, क्योंकि आपने बेसिकली हमारे जर्नलिस्ट को, सत्यपाल सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मुंबई के पुलिस कमिश्नर, उनको सुना। ये जो बड़ा मसला मुझे नजर आता है कि ये किसी भी किस्म का अट्रैक्शन अगर हुआ है, आकर्षण अगर हुआ है, तो उसका कारण क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, इसमें मैं एक चीज़ मुझे अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, और वो ये कि जो तो उन्होंने लगाया जिस रिपोर्ट में, वो तो मुझे लग रहा है कि उसको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत है। इराक से जो रिपोर्ट आ रही है, हाँ, मैं अनुराग की बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आसपास के लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है एक किस्म से। जो मैं अगर मोहल्ला लफ्ज का इस्तेमाल करूं, तो वहां पर लोगों को मालूम चल रहा है, लोग कह रहे हैं भाई 100 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। मैंने अनुराग और सुनील सिंह की रिपोर्ट पे देखा, किसी ने कहा साहब हमसे तो आज तक लोकल पुलिस ने बात नहीं की थी, अब हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नहीं, सवाल तब भी उठता है कि जो लोग गायब हुए हैं, हाँ, इस बात का क्या प्रमाण हमारे पास में है, सॉलिड प्रमाण हमारे पास में क्या है, हाँ, कि वो वाकई आईएस के लिए काम कर रहे हैं? इस बात पर मुझे लग रहा है कि इस सवाल को थोड़ा और खींचना चाहिए, इस सवाल का थोड़ा और इवैल्यूएशन होना चाहिए, बिना किसी को, क्योंकि जितने एविडेंस इस बात के हैं कि वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, उतने ही एविडेंस इस बात के इस समय में है कि वो नहीं है, गायब है। जिस तरह नर्सें हमारी वहां फंसी हुई थी, उसी तरह जियारत के लिए अगर कोई जाता है और गायब हो जाता है, जब तक हमारे पास में पुख्ता प्रमाण नहीं हो, और जो नेचर ऑफ रिपोर्टिंग है जो अभी तक इराक से आ रही है, क्या वो एक तरफा नहीं है? हम सभी जानते हैं वार जोन है,
और वार जोन में आपसे ज्यादा कौन जानता होगा कि रिपोर्टिंग का नेचर कितने लिमिटेड सोर्सेज होते हैं हमारे पास में कि हम इतना जल्दी किसी को इतने लंबे कंक्लूजन निकालें। मुझे लगता है कि उससे पहले थोड़ा ठहरे। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल आपका बुनियादी सवाल है कि क्या कोई अट्रैक्शन हो सकता है, मुझे लगता है कि ये जो अट्रैक्शन है ये एक बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है। मेरा अट्रैक्शन हो सकता है, बहुत सारे लोगों का अट्रैक्शन किसी भी इस समय में बहुत सारे लोग माओवाद को आतंकवाद कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि माओ की विचारधारा का समर्थन करते हैं, लेकिन वो आतंकवादी नहीं है। तो ये जो अट्रैक्शन वाली बात है ये सब्जेक्टिव बात है, और इसकी तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी अगर हमने कोई कंक्लूजन निकाल लिया तो वो हमारी चर्चा को भटका देगा। सर, आप उनका ये कहना है, आप बहुत स्पष्टता कह रहे हैं कि जो तो वाला प्रश्न अनुराग ने रेस किया है एज ए जर्नलिस्ट, उसको ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपका जो ये अट्रैक्शन का कॉज है, मैं उस पर सोच रहा हूँ, अगर वो गए हैं तो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। अब तक तो जो भी लोग गए हैं, लेकिन वो सत्यपाल सिंह जी ने क्लैरिफाई किया, उन्होंने स्पष्टता से कहा कि अनयूजुअल नहीं है लोगों का जाना, जैसा अभिषेक भी कह रहे थे पहले कि लोगों का जाना जियारत के लिए और कारणों से कोई अनयूजुअल बात नहीं है। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, अब तक जो जाते रहे हैं वो पाकिस्तान जाते रहे हैं, वाया थर्ड कंट्री अफगानिस्तान जाते रहे हैं, किसी दूसरे प्रभाव में ओतप्रोत होके जाते थे, चाहे वो कम्युनलिज्म रहा हो चाहे कुछ भी रहा हो। लेकिन ये डायरेक्टली इराक जाना अपने आप में ये शो करता है कि नाइल से लेके जो फसाद शुरू हुआ है उसको ब्रह्मपुत्रा या इंडस वैली तक लाने का एक प्रोग्राम तो नहीं है। अगर ये चीज है तो इस चीज को अगर सही माना जाए तो गवर्नमेंट को लेकिन स्पष्टता में तो वो कह रहे हैं ना, जब ज़ियारत के लिए गए और तो कोई कारण, मतलब तो उसमें अगर हम अज्यूम करें यहाँ पर टीवी स्टूडियो में बैठकर परिवार वालों से हमारे जर्नलिस्ट वहां बात कर रहे हैं, तो भाई उन्होंने एक कारण दिया और उन्होंने उसके जाने की इजाजत दी। मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक डेवलपमेंट है उनके हिसाब से, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट हुआ है तो इसकी कायदे से छानबीन की जानी चाहिए, क्योंकि इट इज रिलेटिंग टू द नेशनल सिक्योरिटी इशू। ये राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित होते जा रहा है। मेरे पास वक्त कम है, ब्रेक में जाने से पहले इफ्तिखार खान साहब, अगर आप कुछ यहां पर कहना चाहेंगे, क्योंकि लोग यही, मतलब अब जाने का जो जानकारी का कारण है वो तो जियारत है, उसके बाद ये तस्वीर उमड़कर आई है। जैसा अनुराग की रिपोर्ट को मैं बहुत गौर से देख रहा था तो उसमें आसपास के लोग कह रहे हैं कि अब एक किस्म का रिएक्शन जो है वो वहां पर पैदा हुआ है। मैं आपकी बात जानना और समझना चाहता हूं, इफ्तिखार खान साहब। जी, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो बच्चे गए हैं वो करीबन 2 महीना लगभग हो गया है, 1.5 से 2 महीना, 24 मई को गए हैं। जब तक वो इराक वगैरह में कोई जंग वगैरह नहीं थी, कोई हालात वो ऐसे नहीं थे, और बच्चे गायब हुए हैं। ये हमने बाजारपेट पुलिस स्टेशन में हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, हमने निभाया। और बच्चे की जो अभी आपके मीडिया ने, पत्रकार ने, और काफी बच्चों पे काफी डिटेक्ट किया है, आपको पता चल गया होगा कि बच्चे एकदम इनोसेंट हैं, मासूम बच्चे हैं। नहीं उनकी बॉडी, जो बच्चों की जो एक आइडेंटिफिकेशन होती है ना कि भाई चाहे उनका वो क्वालिफाइड है, एकदम सीधे साधे हैं, एकदम इनोसेंट हैं, उनके ऊपर न कोई एनसी केसेस है, न कभी कभी ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस में उनका इन्वॉल्वमेंट है। तो आप जो है उनको आईएसएस से जोड़ना या कोई दहशतवादियों से जोड़ना, ये बच्चों के ऊपर सरासर आरोप रहेगा, क्योंकि जब तक बच्चे आइडेंटिफाई नहीं होते, जब तक वहां की गवर्नमेंट उनको डिफाइन नहीं करती है, तो मीडिया को ये अधिकार नहीं है या किसी पत्रकार को ये अधिकार नहीं कि उनको डायरेक्ट ऐसे मासूम बच्चे जिनके पूरे परिवार में, जिनके पूरे फैमिली में, जिसके पूरे शहर में ऐसा कभी उनका कोई मतलब कहीं जुड़ने की कोई आशंका ही नहीं है। मैं इस बात को एकदम नाकारता हूं, बल्कि बच्चे गायब हैं ये फैक्ट है, बच्चे की तलाश चालू है ये भी फैक्ट है। पुलिस हमको सहकार्य कर रही है और पुलिस को भी हम भी उतना ही सहकार्य कर रहे हैं। बच्चे गायब हो जाना और अचानक जंग छिड़ जाना 15-20 दिन के बाद में, और उसको उससे क्लब करना, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारा कर्तव्य नहीं होता है। ठीक है, मैं ले रहा हूं इसी पॉइंट पर एक ब्रेक। बच्चे बिल्कुल तो ये स्पष्ट है कि जो अनुराग कह रहे हैं, अनुराग आप कहीं मत जाइएगा, हमारी एक आशा है ब्रेक के बाद बहुत जल्द आपके पास जो तो का प्रश्न है वो थोड़ा सा गंभीर है। जैसा हिलाल ने कहा, थोड़ा इस पर हम और आएंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, किस तरह की घटना हो उससे जुड़ी खबरें आए तो रिएक्शन, प्रतिक्रिया होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है। इसी तो के सवाल पर हम वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक में जाने से पहले जो बड़ा सवाल उठ रहा था, वो जो बात अनुराग द्वारी ने रखी थी उसी से है। अब इफ्तिखार खान साहब ने कहा कि भाई मासूम बच्चे हैं, जो तो का प्रश्न था। अनुराग, इसको फिर हम एड्रेस कैसे कर सकते हैं? बड़ी सीधी सीधी स्थिति यह है कि वहां पर जो पुलिस है, उसकी जो एटीएस है, वो पता कर सकती है, लेकिन वो कितना और कहां तक आपके हिसाब से पता कर पाएगी कि ये एस्टैब्लिश हो कि ये जो लड़के नहीं है ये वाकई किसी आतंकवादी गतिविधि से सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, या ऐसी कोई संभावना बन चुकी है जो कि खबर नहीं हो लेकिन एक किस्म का एस्टैब्लिशमेंट हो? देखिए, दो तीन चीजें हमें अभिज्ञान समझने की जरूरत है। एक तरफ परिवार का एक पक्ष है जहां वो ये कहते हैं कि ये बच्चे कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, इन्हें सिर्फ हिंदी, अंग्रेजी, मराठी आती थी। वो खत जो मिला है वो सूत्र बताते हैं कि उर्दू में लिखा गया है। परिवार की पहली थ्योरी यह है। दूसरी बात यह है कि परिवार का कहना है, जरूर इस बात की पुष्टि की है, उनके पिता मुझसे बात करते करते टूट गए, 3 बार भावुक हुए। उन्होंने कहा बेटा इराक चला गया, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, 2 बार उसने मुझे फोन जरूर किया है। हमें इराक की स्थिति भी समझनी पड़ेगी कि वहां वॉर जोन है जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। तो क्या एक स्थिति ये नहीं हो सकती कि वो लड़के जरूर इराक जियारत करने गए और वहां फंस गए, आ नहीं पाए? क्योंकि जो तमाम खुफिया एजेंसियां जिस तरह परिवार ऑन रिकॉर्ड आकर बात कर रहे हैं, आज हमने 2 दिनों पहले एक परिवार से बात की थी, आज एक परिवार में जाने की कोशिश की, भाई ने खिड़की हमारे मुंह पे दे मारी। मुझे इस बात से कोई दुख नहीं है क्योंकि जरूर उनके दिल में गुबार पल रहा है। एक घर में और गया, माँ इतनी ज्यादा बीमार थी, इतनी उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमसे बात की, अपनी बात रखने की कोशिश की कि उन्हें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं कि उनका बेटा किसी आतंकी संगठन में शामिल हो सकता है। तो परिवार वालों का भी ये पक्ष है। पूरे मोहल्ले में तनाव पसरा हुआ है, हर आदमी मीडिया को भी शक की नजर से देख रहा है। तो ऐसे में जो परिवार ऑन रिकॉर्ड आकर बात कर रहे हैं और जो खुफिया एजेंसियां ऑफ रिकॉर्ड बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं इसमें विरोधाभास है। और अगर इतनी पुख्ता जानकारी खुफिया एजेंसियों के पास है कि देश से लड़के बाहर जा रहे हैं, उनका वो धार्मिक रूप से उन्मादी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षित किए जाने की जरूरत है। ऐसे में तो और सरकार को, प्रशासन को, पुलिस को ऑन रिकॉर्ड आकर बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा कि इस तरफ ना जाए, क्योंकि उसका अंजाम अच्छा नहीं। अनुराग, आपका पॉइंट बता। अभिषेक, इसीलिए क्या ये ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि ये खबरें आ रही हैं लगातार, हम सब जर्नलिस्ट हैं यहां पर, हम खबरों की अहमियत को जानते हैं और मीडिया को होने वाली आलोचना को भी एक परिपक्वता से हम हैंडल करते हैं, उससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, जैसे अनुराग ने कहा। लेकिन ये खबरों के आगे की तस्वीर कब बता सकती है खुफिया एजेंसी या मुंबई पुलिस या एटीएस के लोग? देखिए, जो अब तक जानकारियां मिली हैं कि कहीं ना कहीं उन बच्चों के तक पहुंचने की कोशिश भारतीय एजेंसियों ने भी की है। ऐसा नहीं है कि उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं हो रही है, उन तक पहुंचने की कोशिश हुई। जिस टैक्सी, हमने अपनी रिपोर्ट में बताया, जिस टैक्सी ड्राइवर ने उन्हें मौसूल तक छोड़ा, उसके बाद का पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि कहीं ना कहीं हमें उन लोगों के ऊपर भी अब निगाह, क्यों ये पूरा मुद्दा संदिग्ध है, क्यों हमें इसे शक की निगाह से देखना पड़ रहा है। जैसा एक बड़ा सवाल उठ रहा था, जो तो का जो सवाल है, उस तो के सवाल में एक दूसरा पक्ष भी है कि क्यों ना देखा जाए शक की निगाह से। तो शक की निगाह से इसलिए भी देखा जाना जरूरी है क्योंकि पैसे कहां से आए। ये लोग अपने, जिनके माता पिता को पता नहीं चल रहा है कि बच्चे जाने वाले हैं, या पता भी चलता है कि वो किसी और नाम से जाते हैं और कहीं और पहुंच जाते हैं, वो एक ग्रुप में जाते हैं, वो एक ग्रुप में पहुंचते हैं, वहां पर सही सलामत रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे अलग होकर अपना एक ग्रुप बनाकर अलग कहीं चले जाते हैं और उनके बारे में कोई इत्तला नहीं मिलती। पैसे कहां से आ रहे हैं, उनके लिए लॉजिस्टिक्स किस किस्म के प्रोवाइड किए गए वहां पर, ये तमाम चीजें सवाल पैदा करती हैं। और इन सवालों के अगर तो का पूरा जवाब चाहिए तो दोनों तरफ से पूरा जवाब चाहिए कि क्या वो शामिल हैं और क्या वो शामिल नहीं है, और नहीं है तो भी इन सवालों के जवाब तो हमें भारत में भी चाहिए और इराक में भी चाहिए, जहां पर वो बच्चे पहुंचे हुए हैं। साहब, इफ्तिखार खान साहब के पास आऊंगा कि आप जो पॉइंट अभिषेक और अनुराग द्वारी रख रहे हैं कि दोनों तरफ से जवाब चाहिए, क्योंकि एक पक्ष ये कह रहा है, स्वाभाविक है, उनके परिवारजन और आसपास के जानने वाले लोग कह रहे हैं कि साहब एक किस्म का दबाव और माहौल पैदा हो गया है। अनुराग कहते हैं कि जब वो बात करते हैं वो मीडिया को शक की नजर से देख रहे हैं, एक किस्म का तनाव जैसा वहां पर पैदा हो गया है। तो इसीलिए कोई जो खबर आ रही है उसका स्पष्टीकरण होना पहले से शायद फिर ज्यादा जरूरी है। अभिषेक का ये पॉइंट है यहां पर
कि अगर वो एकदम से अलग होते हैं तो कौन लोग हैं जो उनको उनकी जरूरतें मुहैया करा रहे थे, ये प्रश्न नहीं क्लियर हो पा रहे हैं। मैं वापस आऊंगा, समय कम रहेगा टेलीविजन का, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इन सवालों को टटोलने की। तो बहुत गंभीर मसले उठ रहे हैं यहां पर। ब्रेक में जाने से पहले सत्यपाल सिंह जी, आपने अभिषेक को भी सुना, अनुराग द्वारी, दोनों हमारे जर्नलिस्ट को सुना। अनुराग एक पक्ष रख रहे हैं, अभिषेक एक पक्ष रख रहे हैं कि भाई इन लोगों को अगर ये लड़के अलग हो गए तो इनको कहां से पैसे मिल रहे थे, इनको कहां से सपोर्ट मिल रहा था। एक पक्ष ये है कि अब लोग मीडिया को भी उस इलाके में संदेह की नजर से देख रहे हैं। इफ्तिखार खान साहब ने कुछ दिनों पहले कहा कि ये बच्चे बिल्कुल मासूम है। कैसे तस्वीर ये साफ हो अब? अभिजान जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि इन युवकों का इस प्रकार से जाना और निश्चित रूप से शक के दायरे में आता है। कोई भी बच्चे जो हैं कहीं नौकरी के लिए जाएंगे, कहीं धार्मिक यात्रा के लिए जाएंगे, बिना परिवार को बताए नहीं जाएंगे। वैसे भी इस कम उम्र के बच्चे जो है धार्मिक यात्रा के लिए जाते नहीं हैं, उनका बहुत ही कम उस बात की पॉसिबिलिटी है। नंबर 3 बात, ये जो जिहादी जो प्रचारक हैं, जो प्रीचर हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से लोगों को बरगलाएं, उनके ब्रेन वॉश करें या इंटरनेट से करें, वो हमेशा इस बात को बताते हैं कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि वो इस प्रकार से जिहादी बन करके मजहब के लिए काम करें। इसलिए उनके बाद दिमाग में बार बार ये बात डाली जाती है, ये बातें कभी भी, इन बातों का जिक्र कभी माँ बाप के सामने न हो कि कोई भी माँ बाप, कोई भी परिवार ये नहीं चाहेगा। लेकिन जिस प्रकार से वो एकदम से चले गए, किस लोगों ने उनके जैसे जो पहले किसी ने बोला है लॉजिस्टिक का अंजाम किया, उनके टिकट का इंतजाम हुआ, जिस प्रकार से लोग गए हैं, तो ये शक तो निश्चित रूप से इस बात पर खड़ा होता है। अब बात यह है कि जो हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इस बात की अभी तहकीकात कर रही हैं। उनके जो है लैपटॉप वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह सीज हुए हैं, उनके वो पता करने की कोशिश करेंगे कोई इंटरनेट पर कौन थे, इंटरनेट पे ईमेल के जरिए। आजकल जिस प्रकार से सोफिस्टिकेटेड ईमेल का कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, तो ये काफी बातें हैं। उन बातों से जाकर के या जिस प्रकार से जो है इंटरनेट से लोग बात करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसी इस बात का पता कर लेंगी कि ये लोग गए, इनके पीछे कौन लोग थे, लेकिन शक निश्चित रूप से पैदा होता है। बहुत स्पष्ट शब्दों में सत्यपाल सिंह, मुंबई के फॉर्मर पुलिस कमिश्नर, ने अपनी बात रखी। इफ्तिखार खान साहब, आपसे चाहूंगा, जो सत्यपाल जी ने अपनी बात रखी उस पर रिएक्शन। उनका बहुत साफ तौर पर मानना है कि शक यकीनन बनता है। हाँ इफ्तिखार साहब। सत्यपाल जी को मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं जी कि ये अभी वो वक्त नहीं रहा कि जो अधेड़ उम्र के या उम्र होने के बाद लोग यात्रा पे जाते हैं। अब ट्रेड बिल्कुल चेंज हो गया है। अब बच्चे बड़े होते ही वो हज को जाते हैं, उम्रा को जाते हैं, तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, अपनी जो जाते हैं। आप उसको बच्चे गए ये फैक्टर इसमें कोई संदेह नहीं है। आप उसको हमेशा क्यों ना राइट एंगल में देखते, दूसरे एंगल में क्यों नहीं देखते कि हो सकते वो गए हैं और कहीं फंस गए होंगे, तो क्यों नहीं वो हमारे भारत के नागरिक हैं, भारत के बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड एकदम 100% क्लियर है, जिनका खानदान का बैकग्राउंड 100% क्लियर है, उनको हम क्यों इस तरीके से उनको जोड़ते हैं। उनके माँ बाप को मैं आपसे पूछता हूं कि एक तो उनका जवान बेटा चला जाए घर से, और वो अगर उनके मन में जरा भी संशय रहेगा तो वो पुलिस स्टेशन में आते नहीं। उन्होंने आकर के अपनी फरियाद कह रहे हैं और जो वर्ड टू वर्ड हर चीज पुलिस को इंटीमेट। एक मिनट इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा समझिए। ये मैंने, आप सब लोग जानते हैं मैं चिल्ला चिल्ली टाइप की बहस नहीं कराता हूं। बताइए ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा समझिए। सत्यपाल जी का ये कहना है कि परिस्थितियां शक पैदा करती हैं, ये काउंटर ओपिनियन है जी। इफ्तिखार साहब, आप कैसी परिस्थितियां, एक बच्चा एजुकेटेड है, जिसकी फैमिली एजुकेटेड है, जो कभी मारपीट नहीं, कभी उसके बाद एनसी नहीं, कभी उसका कई सौसे नहीं पुलिस स्टेशन में, तो आप उसको उस एंगल में क्यों जोड़ रहे हो। एक तो उनका उन माँ बाप जिनका बच्चा खोया है वो तो सदमे में निढाल है। दूसरी, अगर हम उसके ऊपर अगर और आतंकवाद, दहशतवाद, ISS का अपन अगर उसके जोड़ के देखेंगे तो उनको ये डबल मार है। मैं सत्यपाल जी से बोलता हूं कि दहशतवाद का परिभाषा क्या है, इस्लाम का परिभाषा क्या है और इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है। दहशतवाद का परिभाषा यह है कि दहशतवाद जो है सबसे बड़ा अमेरिका है, सबसे बड़ा इसराइल है दहशतवाद।
और दहशतवाद जो आज ISS के नाम से चला जा रहा है, ISS एक सेकंड ये 15 दिन से इराक में चालू हुआ है। हमारे रिस्पॉन्ड करें आपकी बात को, मेरे पास बहुत कम वक्त है। उसके बाद मुझे एक यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन और हिलाल अहमद से फाइनल ओपिनियन लेनी है। हाँ सत्यपाल जी, आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं इनकी बात को? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं माँ बाप को दोष नहीं दे रहा हूं। मैंने इस बात को पहले कहा है कि बहुत ज्यादातर माँ बाप को बताया नहीं जाता और कोई माँ बाप नहीं चाहता उसके बच्चे इस रास्ते पर चलें। मैं निश्चय इस बात से मैं सहमत हूं, माँ बाप के ऊपर तो डेफिनेटली एक दोहरी मार है, लेकिन उन माल को मालूम नहीं चलता जब मजहब जो है परिवार से, माँ बाप से बड़ा हो जाता है, बच्चों के दिमाग में बात भर दी जाती है तो बच्चे इस गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। ठीक है, अब हिलाल बहुत जल्दी से आप दोनों के एक फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा। जो बात सत्यपाल साहब कह रहे हैं, इफ्तिखार खान साहब का कहना है भाई इनको आप जोड़कर मत देखिए, ये बड़ा बुनियादी सवाल है। क्या इनको अलग अलग करके देखा जा सकता है? पेचीदगी भरा सवाल है, कॉम्प्लेक्स है। नहीं देखिए, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन अगर हमारी पोजीशन साफ हो तो ये कॉम्प्लेक्सिटी इसका जवाब निकाला जा सकता है। इंफॉर्मेशन की जो डेमोक्रेसी है, जो सूचना है, क्या वो लोकतांत्रिक आधारों पर अगर साझा की जाए तो एक संभावना बनती है आपकी स्पष्ट बहस की। एक बात। दूसरी बात ये कि ये हमें नहीं भूलना चाहिए, भारत के नागरिक हैं और जब तक कि वो यहाँ अथॉरिटी और नागरिक में फर्क करना जरूरी है। नागरिक को हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर नागरिक जब तक गिल्टी साबित नहीं होता तब तक वो इनोसेंट है, तब तक वो। हाँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए, ऐसा है कि अभी जो जितनी बातें सुनी है और हम लोगों ने जितना पढ़ा लिखा है तो उससे कोई बातें क्लियर होकर सामने नहीं आई हैं। पास के रिकॉर्ड जो ATS के रहे हैं वो बहुत ही शुबह के दायरे में रहे हैं। हाँ, अभी जो है अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने में कुछ ऐसे लोगों को फ्री किया कोर्ट ने जिसको मतलब फिर हम सोचने में मजबूर हो गए थे क्या वो वाकई में टेररिस्ट है। अगर इन बच्चों को IS में इराक से संबंधित करके देखा जा रहा है तो एक ये बहुत ही बड़ा गंभीर मसला हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपने को खिलाफत से अलग रख पाना। ठीक है, हम इराक में जो खिलाफत का डिक्लेरेशन हुआ है हम उससे बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे। उनको वैसे सत्यपाल सिंह का ये मानना है कि वो जल्दी ही उन बातों को स्पष्टता सामने लाकर रखेंगे, लेकिन इसलिए आप कह रहे हैं कि बहुत जरूरी रहता है कि फिर वो आकर बताए ताकि ये शक और शुबा और उसका जो साया है वो हटे। लार्जर इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तरफ एक इंडिकेशन हो रहा है कि वो इराक की तरफ और गल्फ की तरफ हमारी फॉरेन पॉलिसी चेंज हो रही है। अगर इसको हम मान के चलते हैं कि वहां पे वो इन्वॉल्व है तो ये एक मतलब एक बड़ी बहस का एक मुद्दा है। आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल सिंह जी, हिलाल साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन, इफ्तिखार खान साहब और मेरे जर्नलिस्ट अभिषेक और उससे पहले अनुराग द्वारी हमारे साथ थे। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। अंत में जिस रिएक्शन की बात डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे थे उसी से जुड़ी कमाल खान की एक रिपोर्ट मैं आपको इस ब्रेक के बाद दिखाता हूं। कहीं मत जाइएगा, कमाल की इस रिपोर्ट का इंतजार करिए। तो ब्रेक में जाने से पहले मैंने जो रिएक्शन की बात होती है इस तरह के मसलों में, बड़े संवेदनशील होते हैं। इराक में शिया प्रधानमंत्री की फौजें और सुन्नी IS के लड़कों के बीच सड़कों पर जंग हो रही है, लेकिन उस जंग का असर हिंदुस्तान में शियाओं और सुन्नियों के रिश्तों पर साफ नजर आने लगा है। कमाल खान की ये खास रिपोर्ट। इराक में प्राइम मिनिस्टर मालिकी की फौजों और ISIS के बीच सड़कों पर जंग लड़ी जा रही है। न मालूम कितने मारे गए और कितने जख्मी हुए, लेकिन इराक की एक जंग लखनऊ के एक गांव में बने इस मदरसे में भी लड़ी जा रही है। ये लड़ने इराक की सड़कों पे भले ना गए हों, लेकिन इनकी लड़ाई ज़हनी है, जिसमें ये दिलो दिमाग से शामिल हैं। ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी को भले लोग दहशतगर्द कहें, लेकिन ये चाहते हैं कि इराक में बगदादी प्राइम मिनिस्टर मालिकी का तख्ता पलट के अपनी इस्लामी हुकूमत बनाएं। मदरसे के इंचार्ज और एक बड़े मौलाना सलमान नदवी ने बगदादी को खत लिख के अपने समर्थन का ऐलान किया है। मालिकी मुजरिम है, जिस इलेक्टोरल सिस्टम को उसने इस्तेमाल किया वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, झूठ और फ्रॉड पर मबनी है और पूरी कौम उसके खिलाफ है। सुन्नी का तो बच्चा बच्चा उसके खिलाफ है। जाहिर है कि हम भी सुन्नी है, इस एतबार से खिलाफ है। लेकिन लखनऊ के एक शिया मौलाना का बेटा बगदादी के लड़ाकुओं से इराक में जंग कर रहा है। मशहूर शिया मौलाना आगारूही का बेटा नासिर इराक के नजफ में पढ़ता है।
वो गोल्ड मेडलिस्ट है और अब पीएचडी कर रहा है। एक ऐसे वक्त में जब सारे हिंदुस्तानी इराक छोड़ रहे हैं, वो आईसिस से लड़ने सरकार के एंटी टेरर स्क्वाड में भर्ती हो गया। अब वो बगदादी के लड़ाकों के खिलाफ मोर्चे पे है। मौलाना आगा रूही इसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कहते हैं। मुझे इस पर फख्र है कि मेरा बेटा एंटी टेररिज्म फोर्स में गया और बगैर किसी लालच के, बगैर किसी हिर्स के वो गया। और अब मुझे सही सिचुएशन नहीं मालूम कि वो कहाँ पर उसको तैनात किया गया है। इराक में शिया सुन्नी टकराव पुराना है। इराक के सुन्नी प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन पे ढेरों शियों को मरवाने का इल्जाम था और मौजूदा शिया प्राइम मिनिस्टर नूरी अल मालिकी पे सुन्नियों के कत्ल के इल्जाम हैं। इस जंग में सुन्नी देश सऊदी अरब बगदादी के साथ और शिया देश ईरान प्राइम मिनिस्टर मालिकी के साथ है। इसी बुनियाद पे यहाँ भी शिया सुन्नी बटे नजर आते हैं। शियों के ज्यादातर धार्मिक स्थान यहीं पे हैं, इसलिए उनकी दिलचस्पी इराक में होती है। मशहूर शिया मौलाना कल्बे जवाद ने आईसिस के खिलाफ जुलूस निकाला और सरकार से मांग की कि उन्हें 10,000 लोगों के साथ धार्मिक स्थानों की हिफाजत के लिए इराक जाने दिया जाए। वो बगदादी को हिंदुस्तान का दुश्मन और दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन तमाम सुन्नी मौलाना उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। वो एक मोतबर घराने के आदमी हैं और साथ साथ ये कि हजरत हुसैन की औलाद में है, हुसैनी हैं, तो शियों को तो इस पहलू से उनकी कदर करनी चाहिए। दूसरे वो डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट उन्होंने हासिल किया है इस्लामिक स्टडीज में। वो तमाम मुसलमान जिनके घरों में खाने का ठिकाना नहीं है, जिनके दरवाजों पे बोरों के फटे पर्दे टंगे हुए हैं, जिनके घर के बाहर नालियां बजबजा रही हैं, उन्हें अपने घर की फिक्र भले ना हो, लेकिन इराक के नाम पे वो बेइंतहा उद्वेलित हैं। क्या ये उलेमा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उन्हें बताएं कि इराक के नाम पे वो हिंदुस्तान में आपस में जंग ना करें? लखनऊ में कैमरामैन आरती जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।